प्रिय सहभागियों, आदाब, नमस्कार। मूक्स के इस ऑनलाइन पटल पर सीखने सिखाने का कार्य जारी है। हम लोग आज 10वें सप्ताह के अंतिम कालांश में एक दूसरे से रूबरू हैं। भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 50 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, 10वें सप्ताह के व्याख्यान संख्या 50 के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। प्रिय सहभागियों, हर कक्षा में नया सीखते सिखाते हुए अब हम पाठ्यक्रम के लगभग अंतिम चरण में हैं। मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले जो पिछली कक्षा थी, यानी व्याख्यान संख्या 49 में रिपोर्ट लेखन स्वरूप एवं विशेषताओं के भीतर हमने क्या सीखा था, उस पर अति संक्षेप में विचार कर लेते हैं। तो हमने उसमें प्रतिवेदन के आशय को समझते हुए यह जाना कि उसका अर्थ क्या है, उसको किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, यानी जो उपलब्ध जानकारी है उसको हमने आप लोगों तक प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीकों से रूबरू करवाने का प्रयत्न किया। हमने ये जाना कि ये अधिकांशतः एक औपचारिक प्रस्तुति है। यह किसी व्यक्ति और संगठन, निकाय, समिति, उपसमिति, जांच बोर्ड द्वारा नियमित अंतराल पर प्रस्तुत की जाती है और यह प्रस्तुति वरिष्ठों के निर्देशों और आदेशों के अनुसार होती है। हमने एक उदाहरण भी इसका आप लोगों के सामने प्रस्तुत करके इसे सीखने का प्रयास किया। तो आशा है कि ये व्याख्यान आपके लिए कारगर सिद्ध हुआ होगा। व्याख्यान संख्या 50 यानी प्रस्तुत व्याख्यान का विषय है अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। इस व्याख्यान के द्वारा हम ये सीखेंगे कि अपठित गद्यांश क्या है, इसकी भूमिका को समझेंगे, इसके महत्व को समझेंगे और उदाहरण के द्वारा हम सीखेंगे भी, उत्तर देना सीखेंगे। इसी प्रकार से पद्यांश के संदर्भ में भी हम जानेंगे कि क्या है, उसकी भूमिका क्या है और उसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका आशय क्या होता है अपठित का, फिर हम आगे का अध्ययन बढ़ाएंगे, यानी अपठित को सीख करके अपठित गद्यांश और पद्यांश पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। स्पष्ट है कि अपठित का शाब्दिक अर्थ होगा अपठित, यानी जो पढ़ा नहीं गया है, अथवा वह पाठ या संदर्भ जो छात्र की आंखों के सामने से पहले गुजरा नहीं है। यहाँ पर उल्लेखनीय ये है कि अपठित माने साधारण रूप से नहीं पढ़ा गया, तो कोई ऐसी सामग्री नहीं कि जो पढ़ी ही न गई हो, बल्कि जो विद्यार्थी है उसने ना उसको पढ़ा हो और दूसरे लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन जो परीक्षार्थी है, अगर स्पष्ट रूप से हम कहें, जिसको उत्तर लिखना है, उसने न पढ़ा हो। तो आशय समझ गए होंगे। इसको और स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप देखिए कि गद्यांश जो किसी पाठ्य पुस्तक से ग्रहण नहीं किए जाते हैं। कहने का आशय ये है कि जो कक्षा के लिए, कक्षा विशेष के लिए
निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, जब उस पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो अंश होता है तो उसको तो हम निर्धारित पाठ्यक्रम के अंश के रूप में देखते हैं, लेकिन जो उस पुस्तक से यानी पाठ्यक्रम से नहीं लिया जाता है वो कहीं से भी लिया जा सकता है और परीक्षा के भीतर या परीक्षा के समय विद्यार्थियों को दिया जाता है। इसका विषय निश्चित नियमित नहीं होता है कि इसलिए ऐसा होता है कि यह पाठ्यक्रम से अलग होता है। इसका कोई भी विषय हो सकता है, इसका संबंध कला से हो सकता है, राजनीति से हो सकता है, विज्ञान से हो सकता है, साहित्य से हो सकता है, अर्थशास्त्र से, किसी भी विषय से हो सकता है। इसी प्रकार से अपठित जो पद्यांश होता है यानी कविता या उसका जो अंश होता है वो भी निर्धारित पाठ्यक्रम में नहीं होता है, यानी किसी भी कक्षा विशेष के लिए जो पुस्तकें निर्धारित की गई हैं पाठ्यक्रम में उसमें नहीं होता है। अपठित गद्यांश और पद्यांश से संबंधित परीक्षा में विविध प्रश्नों के उत्तर के लिए आपसे कहा जाता है। इस प्रकार अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थी अथवा पाठक दिए गए गद्यांश या पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर उन्हीं अनुच्छेदों यानी जो अंश हैं उसी के आधार पर प्रस्तुत करें और प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो परीक्षार्थी अथवा पाठक को अपनी भाषा शैली में देना होता है, यानी उससे वो भाव ग्रहण करके उसको समझ करके अपनी भाषा में प्रस्तुत करता है। गद्यांश और पद्यांश के अवतरण जो हैं वो प्रायः समाचार पत्रों, सामान्य ज्ञान की पुस्तकों, हिंदी की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं या कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों से ग्रहण किए जाते हैं। प्रायः विद्यार्थी जो भी विद्यार्थी होते हैं वो पाठ्यक्रम में अपने निर्धारित गद्य और पद्य अंश को तो समझ लेते हैं, परंतु जब उनको उनके पाठ्यक्रम में निर्धारित अंशों के बजाय दूसरा अंश पढ़ने को मिलता है या पढ़ने पड़ते हैं तो उनके समक्ष कठिनाई आती है। होता यह है कि वो अध्यापक द्वारा उनको पढ़ाया सिखाया जाता है, जबकि दूसरे जो अंश होते हैं वो अध्यापकों के द्वारा पढ़ाए और सिखाए नहीं जाते हैं, तो इसीलिए परेशानी आ जाती है। इसी अपठित अंश के अध्ययन द्वारा विद्यार्थी संपूर्ण भाषा अंशों के प्रति तो समझ अपनी विकसित करता ही है, एक महत्वपूर्ण बात और है कि वो इसके साथ नए नए शब्द भी सीखता है। तो कहने का आशय ये है कि जो उसने अध्ययन अध्यापक के माध्यम से किया है उसी के विस्तार में वो अपठित पद्य और गद्य के माध्यम से प्रवेश करता है। ये जो है अध्ययन या लेखन उत्तरों का जो होता है वो विद्यार्थियों की जो मौलिक लेखन क्षमता होती है उसको ये उत्पन्न करता है और सजाता संवारता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसका जो लक्ष्य होता है वो किसी भी एक छात्र की व्यक्तिगत योग्यता को बढ़ाना होता है, उसके अभिव्यक्ति की क्षमता को अभिवृद्धि प्रदान करना होता है। इनसे छात्रों की बौद्धिक गहराई, पहुंच और पकड़ की जांच होती है। इसके अतिरिक्त इन अपठित गद्यांशों से
परीक्षार्थियों के सामान्य ज्ञान और उनके स्वतंत्र अध्ययन की परीक्षा भी होती है, यानी वो अध्ययन जो पाठ्यक्रम से इतर है। और इसको हम देखते हैं आगे कि इसको हम किस प्रकार से समझेंगे और लिखेंगे। तो इसके लिए कुछ सामान्य नियम हैं, उन सामान्य नियमों की हम चर्चा करेंगे। अपठित अवतरणों से संबद्ध प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं उनमें कुछ नियम हैं या कुछ विधियां हैं जो सहायक होती हैं। आप उनको देखिए। तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो भी अपठित अवतरण है उनको 3 बार पढ़ना चाहिए, और 3 बार पढ़ने के पश्चात भी अगर भाव स्पष्ट न हो तो उसको और भी पढ़ना चाहिए, 2-1 बार उसको और भी पढ़ लें। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो मूल भाव है उसको हम लोग क्या करते हैं, रेखांकित करते हैं। रेखांकित करने का अर्थ ये हुआ कि उसको हम लोग मूल भाव को ग्रहण करके और जो आवश्यक होते हैं उनको हम एक एक करके चिन्हित कर लेते हैं, और फिर प्रश्नोत्तर जब हम लिखते हैं तो उनका उत्तर हमें उसी पाठ में ढूंढना होता है। और अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उत्तर लिखते समय मूल में जो दिए गए शब्द होते हैं कोशिश ये करनी चाहिए, प्रयत्न ये करना चाहिए कि यथासंभव उन्हीं का हम प्रयोग करें। जो भी उत्तर हैं वो सरल होने चाहिए और संक्षिप्त होने चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उत्तर लिखते समय बात को बहुत बढ़ाना चढ़ाना नहीं चाहिए, यानी अप्रासंगिक रूप से अतिरिक्त उदाहरण नहीं देने चाहिए। अपठित से संबंधित किसी भी प्रश्न का अगर आप उत्तर लिख रहे हैं तो कम से कम शब्दों में अपनी बात या अपने उत्तर को लिखने का प्रयास करिए। उत्तर जो है प्रसंगानुकूल हो, पहले ही बताया कि जो आवश्यक है उन्हीं शब्दों का प्रयोग करिए, अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचिए। प्रश्न जितना हो उत्तर उतना ही होना चाहिए। यदि अपठित अंश जो है उसका भावार्थ पूछा जाए तो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो 1/3 होना चाहिए, लेकिन उस 1/3 की भाषा मौलिक यानी अपनी भाषा होनी चाहिए। जब हमने रेखांकित कर दिए शब्दों को अर्थ के लिए तो एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं और ये अर्थ प्रसंग के अनुसार होते हैं, तो हमको उचित अर्थ चुनना होता है। यानी पूरे गद्यांश या पद्यांश में जो उचित लगे आपको अर्थ, वही अर्थ आप ग्रहण करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अनर्थ भी हो जाता है। अगर शीर्षक की मांग की गई है, शीर्षक देने के लिए कहा जाए, तो फिर हम उसको उसके केंद्रीय संदर्भों से जोड़ करके उसके केंद्र में जो भाव हैं उसके द्वारा उसे हम तलाश करते हैं। वस्तुतः ये देखा जाता है कि प्रायः शीर्षक जो हैं वो गद्यांश के आरंभ में या अंत में छिपे होते हैं। शीर्षक जो है वो सरल और संक्षिप्त होना चाहिए। कभी कभी मूल गद्यांश से ज्यों के त्यों भी लिए जा सकते हैं और कभी कभी आप उसको आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो ये दोनों
भागों पर ही लागू होते हैं, यानी गद्यांश पर भी और पद्यांश पर भी लागू होते हैं। बस जब हम पद्यांश पढ़ते हैं अपठित कोई, यानी जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो हमको उस पर अधिक गहराई से, यानी उसको अधिक बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें 3 बार का नियम कदाचित कभी कभी लागू नहीं होता है, क्योंकि कविताओं के भाव 3 बार में कभी कभी समझ में नहीं आते हैं, तो इसको और भी बार बार पढ़ना ही उचित होगा। जब तक भावार्थ आपके समझ में ना जाए तब तक इसको आप पढ़ते रहिए। पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ते समय जो उसका केंद्रीय भाव है, उसका जो विषय है, यानी उसकी जो विषय वस्तु है, उसको आप जानने का प्रयास कीजिए। कोई भी पद्यांश महत्वपूर्ण रूप से एक ना एक केंद्रीय भाव के साथ होता है, तो इसको जब आप समझ लेंगे तो आसानी से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। इसके शीर्षक के संदर्भ में उल्लेखनीय है, यानी पद्यांश के शीर्षक के संबंध में उल्लेखनीय ये है कि ये अधिकांशतः परीक्षार्थी को स्वयं ही चुनना पड़ता है और ये अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक होना चाहिए। यानी ऐसा शीर्षक आप चुने जिसमें सारे के सारे भाव समाहित हो जाएं। तो ये कुछ हमने विधियों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। हालांकि यहाँ भी उल्लेखनीय ये है कि सदैव ही अपठित गद्यांश के उत्तर भी अभ्यास पर ही आधारित होते हैं। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो इसके आधार पर हम उदाहरण के माध्यम से और भी विषय को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो एक उदाहरण देखिए जो कि गद्यांश का है। आज की भारतीय शिक्षित नारी को गृहिणी के रूप में देख ना पाना पुरुषों की एकांगी दृष्टि का परिणाम है। विवाह के बाद बदलती हुई मना स्थिति तथा परिस्थितियों की कठिनाइयों पर ध्यान दिया जाता है। उसकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है। पुरुष यदि अपने सुख के साथ पत्नी के सुख का ध्यान रखे तो वह अच्छी गृहिणी हो सकती है। पत्नी और पति दोनों का कर्तव्य है कि वो एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाएं और एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और रुचियों का ध्यान रखें। आखिर नारी भी तो मनुष्य है, उसकी अपनी ज़रूरतें भी हैं और वह भी परिवार में, पड़ोस तथा समाज में सम्मान पाना चाहती है। यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को बलिदानी होना चाहिए। तो इस गद्यांश को आपको बार बार पढ़ना है, फिर उत्तर तक पहुंचना है। अब उत्तर और प्रश्न की श्रृंखला को हम देखते हैं। पहला प्रश्न इसके द्वारा बनता है, किसकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है? नारी की, पुरुष की, संत की, कवि की? स्पष्ट है नारी की। पुरुष को अपने सुख के साथ और किसके सुख का ध्यान रखना चाहिए? स्वदेशी के, पत्नी के, पड़ोसी के, विदेशी के? यहाँ भी स्पष्ट गद्यांश से उत्तर ढूंढ सकते हैं आप पत्नी के। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी और पति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक दूसरे के काम में हाथ बटाएं, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें, एक दूसरे की इच्छाओं और रुचियों का ध्यान रखें। उपर्युक्त तीनों। उत्तर चौथा सही है। यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को
क्या होना चाहिए? स्वार्थी, परिश्रमी, बातूनी, बलिदानी। और इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक सुखी वैवाहिक जीवन का आधार, दुखी वैवाहिक जीवन का आधार, भारतीय नारी अच्छी गृहिणी। आप लोग इसके शीर्षक पर विचार करिए। अब हम पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर की कला पर अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे। यानी उदाहरण के रूप में एक पद्यांश आपको हम देंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके साथ प्रश्न और उत्तर भी जुड़ा है। तो देखिए पद्यांश देखिए। देश हमें देता सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबको धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। पथिकों को जलती गर्मी में पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नौ फूलों की माला। त्यागी तलवारों के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। तो ये पद्यांश है और इस पद्यांश को आप लोगों को चाहिए ये कि कई बार इसको पढ़ें, गहराई से इसके भाव को समझने का प्रयास करें। जैसा कि हमने पहले भी उल्लेख किया है कि गद्यांश की अपेक्षा पद्यांश का और अधिक गहराई से अध्ययन करके उसके केंद्रीय भाव तक हमें पहुंचना होता है। तो इसको हम कई बार पढ़ेंगे और फिर इसका जो प्रश्न है उसको तैयार करके हम आपके सामने उसके उत्तर पर भी विचार करेंगे। यानी प्रश्न जो है वो तैयार हो गया है, बना है। अब उत्तर देखिए। प्रकृति से हमें क्या नहीं मिलता? एक प्रश्न बनता है, असीख व प्रेरणा सा परोपकार ध लालच। दूसरा प्रश्न है, पेड़ से क्या मिलता है? सूरज व लकड़ी सा फूल द छाया। तो आपको यहां पर यह देखना है कि इस पद्यांश में किस बात पर बल दिया गया है और अपने आप आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा व्याकरणिक पक्ष को देखिए। आपका स्वज्ञान यहां पर कार्य करेगा। पद्यांश में से दो संज्ञा शब्द नहीं है। सीख, जलती, धरती, पेड़, यानी ये जो विकल्प है इसमें से दो संज्ञा शब्द नहीं है। इसके बाद आप देखिए जो अंतिम प्रश्न इससे बनता है, और भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन आप देखिए पथिक का पर्यायवाची है। एक शब्द इसमें प्रयुक्त हुआ है, पथिक। यात्री, बटोही, मुसाफिर, इनमें से सभी। इसके बाद आपको इसका एक उपयुक्त शीर्षक ढूंढना है। आप लोग स्वाध्याय के समय इसके शीर्षक पर विचार करेंगे। तो आपने गद्यांश और पद्यांश दोनों जो अपठित अंश होते हैं उनका उदाहरण और उनसे बनने वाले प्रश्नों को देखा और उम्मीद है कि इसके उत्तर भी आप उन्हीं के द्वारा ढूंढ करके दिए गए उत्तर से उसका मेल कराएंगे या उसको मिलाएंगे और आप उचित उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो यहीं पर हमारा ये व्याख्यान समाप्त होता है और आशा है कि आपने इसे आत्मसात किया होगा। निश्चित रूप से जो अपठित गद्यांश और पद्यांश हैं उसकी समझ आपके भीतर पैदा हुई होगी। तो हम अब अंत में सबसे पहले तो उत्तरमाला जो व्याख्यान संख्या 49
है उसकी प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले का उत्तर बा, दूसरे का सा, तीसरे का दा, चौथे का बा और फिर पांचवें का दा। तो बात यही समाप्त होती है और इस व्याख्यान में स्वमूल्यांकन के लिए हम एक गद्य का अंश दे रहे हैं। आप लोग उसको पहले पढ़ेंगे और विधि और रीति के अनुसार उसको गहराई से पढ़ेंगे स्वाध्याय के अंतर्गत। फिर उसका आप उत्तर भी तलाश करेंगे। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, गद्यांश के बाद जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, महात्मा जी ने हमारे लिए क्या किया, उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्या महात्मा जी विश्व शांति और विश्व बंधुत्व का अपना सपना पूरा कर सके, और रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो गद्यांश देख लीजिए, हमारी धरती ने बापू को जन्म दिया, किंतु इस धरती का यह सौभाग्य न हुआ कि जो महापुरुष देश की पराधीनता की बेड़ियां काटे और देश की प्रतिष्ठा को संसार में ऊंचा ले जाए, वो अपने द्वारा प्रतिष्ठित स्वतंत्र राष्ट्र में जीवित रहकर विश्व शांति और विश्व बंधुत्व का अपना स्वप्न पूरा कर सके। महात्मा जी को इससे अच्छी मृत्यु और क्या मिल सकती थी कि मानवता की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण दिए। तो स्वाध्याय से उत्तर आप तलाश करेंगे। आज का व्याख्यान हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप आरंभ से लेकर के अंत तक हमारे साथ लगातार इस व्याख्यान के अंतर्गत बने रहे, इसके लिए मैं सभी प्रतिभागियों का हृदय से आभारी हूँ और आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।